ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट। शिक्षा शास्त्रीय आयाम के अंतर्गत अब हम अगला बिंदु देखेंगे, शिक्षण उपादान। शिक्षण उपादान, उपादान मतलब एड्स, सामग्री। शिक्षण उपादान अर्थात शिक्षण सामग्री। हम जो कुछ भी विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं या जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे उससे संबंधित कुछ न कुछ सामग्री होना आवश्यक है, होना चाहिए। जो सामग्री आप साथ में रखेंगे वो रुचिकर हमारे पाठ को बनाएगी। यदि आप बिना सामग्री के पढ़ा रहे हैं तो उसमें रुचि भी कम रहेगी बच्चों को, और वो गहन से उसका हम प्रस्तुति भी नहीं दे पाएंगे और बच्चे उसको ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। सामग्री यदि है, सहायक सामग्री यदि है तो हमारी प्रस्तुति बहुत सुंदर रहेगी और बच्चे भी उसे आसानी से अच्छे ढंग से ग्रहण कर सकते हैं। इसका बड़ा महत्व है। शिक्षण में शिक्षण सामग्री का विशेष महत्व है। बिना शिक्षण सामग्री के शिक्षण होना ही नहीं चाहिए, वो उचित ही नहीं माना जाता है। ये शिक्षण सामग्री यानी कि ये शिक्षण उपादान भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों की उपयोगिता रहती है इनमें। अब इनका उपयोग क्यों करते हैं या क्यों होना चाहिए, तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य यानी जिनको देखा जाता है और श्रव्य यानी जिनको सुना जा सकता है। अब ऐसी कौन सी सामग्री जिसको केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन इत्यादि इत्यादि, आगे हम आपको बताएंगे। तो इनकी उपयोगिता क्या है, क्यों है? स्थायी ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षण बिंदुओं का विकास, विषय वस्तु की स्पष्टता, प्रत्यक्ष अनुभव, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता, मनोविज्ञानी आवश्यकता की पूर्ति और वातावरण को सजीवट बनाने के लिए मानसिक शक्तियों का विकास, विषय सामग्री में रोचकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षण सामग्री आवश्यक है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। शिक्षण सामग्री मुख्य रूप से दो प्रकार की थी। ये मैं आपको देखकर बता रहा हूँ क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़्यादा हैं, उसमें यदि मैं सोच करके बताते रहूँगा तो देर भी लगेगी और समय की कीमत है आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री के अंतर्गत सीधा सा है, जैसे कि शब्द बता, दृश्य जिसको देखा जा सके, ऐसी सामग्री। इसमें कौन कौन से बिंदु ले सकते हैं, कौन कौन से बातें आती हैं, यानी कौन से पॉइंट आते हैं, कौन सी सामग्री आती है। नंबर 1, श्यामपट्ट, प्लेनर बोर्ड, मैप, ग्लोब, चार्ट, चित्र, मॉडल, ग्राफ, रेखा चित्र, और उसके अलावा देखें भित्ति चित्र, लपेट फलक, रोल अप बोर्ड जिसको कहते हैं, एटलस, डायग्राम, नमूना चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म स्ट्रिप, एपिस्कोप, मुख्य चलचित्र, मैजिक लैंटर्न, एपिडाइस्कोप और स्लाइड। ये इतनी सारी सामग्री है। कुछ सामग्री तो इसमें ऐसी है जो बिल्कुल एकदम नए नाम भी हैं, शायद आप जानते होंगे। इनमें से एक दो तो ऐसे भी हैं जिनको मैं भी अभी तक देख नहीं पाया हूँ। वर्तमान में विज्ञान के युग में इन नई नई प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। चूँकि हम सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो हमारे तो सरकारी स्कूलों में ऐसी ऐसी जगह मिलेगी तो आपको ब्लैक बोर्ड भी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको काम करने का है, तो उसकी जगह कैसी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। और दृश्य सहायक सामग्री लेना है तो श्यामपट्ट की जगह पर हम कोई सा पटिया ले सकते हैं, तो ये भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और नीचे भी लिखे, ज़मीन पर भी लिख कर बताया जा सकता है। दीवार भित्ति चित्र बना करके बताया जा सकता है, दीवार पर लिख करके बताया जा सकता है। और विषय वस्तु हमारे यदि वातावरण से संबंधित है तो वहाँ पर पौधों की पत्तियाँ हैं, शाखाएँ हैं, डालियाँ हैं, फूल हैं इत्यादि ला करके बताया जा सकता है। और वेस्टेज घर में जो चीज़ें रहती है उनको बुलाया जा सकता है, उनके आधार पर भी काम किया जा सकता है। सहायक सामग्री का उपयोग करने का यदि हमारा मन है तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि सहायक सामग्री का उपयोग हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम केवल पाठ्यक्रम की पूर्ति करना चाहते हैं, पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर वो कैसे भी कर सकते हैं। सहायक सामग्री आपके पाठ को रोचक बनाती है, आपके पाठ को ग्राह्य बनाती है, आपके पाठ को सरलतम ढंग से प्रश्नोत्तर समझ सके ऐसा बनाती है।
और तो और जब सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चे आपका मूल्यांकन करते हैं। वो घर जाकर कहेंगे, क्या कहेंगे, अरे वो सर, वो मैडम जी है ना, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें लाती है और हमको फिर बताते हैं कि देखो ये इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये इस प्रकार से उपयोग होता है, और उसका उपयोग पाठ्य विषय वस्तु पर भी करने का हमें। कैसे विषय वस्तु पर? यदि हम कोई कहानी ले रहे हैं, कहानी में बताया गया है कि एक बूढ़ा था और वह लकड़ी टेक कर चलता था। लकड़ी होना चाहिए, लकड़ी हाथ में रख करके वैसे आप बताइएगा, एक्शन कीजिएगा, फिर देखिए कैसे आपका पाठ रोचक नहीं बनता, बनेगा। तो ये स्थायित्व धारण करने के लिए, स्थायित्व आ सके इसके लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री जिनमें सुन करके पाठ को प्रस्तुत किया जाता है या सुन करके पाठ ग्राह्य किया जाता है, उसके अंतर्गत बिंदु आते हैं टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन और लाउड स्पीकर। सामान्य से ये पूरा अंग्रेजी शब्द है ये लाउड स्पीकर, इसको कहते हैं ध्वनि विस्तारक यंत्र। इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ सामग्री ऐसी होती है जो दृश्य भी होती है और श्रव्य भी होती है। वो कौन सी? जैसे आज की इसमें हम देखते हैं दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, वीडियो, सिनेमा और कंप्यूटर। ये चीज़ें ऐसी है जो दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के रहती है, इसलिए इसको दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में बोलते हैं। फिर है प्रयोगात्मक सामग्री। प्रयोगात्मक सामग्री यानी कैसे? जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग करके बताया जाए। भाषा में भी, अन्य विषय में भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, उसमें सुई धागे का वर्णन आया तो सुई धागा उपस्थित कर लीजिए, चिमटे का वर्णन आया तो चिमटा ले आकर के बताइए, और गिलास है, बर्तन है, रसोई घर से संबंधित कोई सामग्री है या फिर शिक्षण से संबंधित कोई सामग्री है तो वो ला करके हमें उन्हें दिखाना है, उसको प्रयोग करके बताने का है। वो उसको कहते हैं प्रयोगात्मक सामग्री या प्रयोगात्मक एड्स, यानी प्रैक्टिकल एड्स अंग्रेजी में बोलते हैं। और रहता है भाषा प्रयोगशाला। विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, गणित की प्रयोगशाला होती है, ज्योग्राफी की प्रयोगशाला होती है, भाषा की भी प्रयोगशाला होती है। आपने नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर क्या रखा जाता है भाषा की प्रयोगशाला में? अरे भाषा की प्रयोगशाला में तार युक्त भाषा प्रयोगशाला, तार रहित, यानी एक तो बिजली से चलने वाली प्रयोगशाला भी, बिजली से न चलने वाली प्रयोगशाला भी। श्रव्य भाषा प्रयोगशाला जिसमें केवल सुनने के उपकरण लगे हुए हों, ऐसी प्रयोगशाला। दृश्य श्रव्य जिसमें दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री रही हो, वो दृश्य श्रव्य वाली आ जाएगी। केवल दृश्य सामग्री से संबंधित, केवल श्रव्य सामग्री से संबंधित, केवल दृश्य और श्रव्य दोनों से संबंधित। और ऐसी होती है केंद्र संचालित भाषा प्रयोगशाला, जो केवल केंद्र से प्रस्तुति हो। केंद्र ये नहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र मीन्स हमारे शालाओं के अंतर्गत जो एक केंद्र होता है, उस केंद्र से जो प्रसारण होता है उससे संबंधित एक प्रयोगशाला इस पर अलग होती है। उभय संचालित भाषा प्रयोगशाला एक व्यक्ति संचालित भी होती है और एक केंद्र संचालित। तो व्यक्ति और केंद्र दोनों मिल करके जब होते हैं तो वो हो जाती है उभय संचालित। फिर लघु आकारीय प्रयोगशाला और बृहद आकारीय प्रयोगशाला। लघु छोटी प्रयोगशाला जिसमें 10 बाय 10 का कमरा भी ले सकते हैं। भाषा की प्रयोगशाला तो छोटी भी हो सकती है, पर उसमें कितने बच्चे आएंगे? ज़्यादा 4 बच्चों को हम दिखाएंगे, तो 20 बाय 30 की भी हो सकती है। बृहद बनाना है 100 बाय 100 की प्रयोगशाला बना दीजिए, उसमें अलग अलग खंड करके दृश्य भी उसी में, श्रव्य भी उसमें, दृश्य श्रव्य दोनों उसी में आ जाए और दूसरे ढंग के भी सभी आ जाए, ऐसी ये प्रयोगशाला भी होती है। प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा का शिक्षण हमारे यहाँ पर न के बराबर है और नहीं होने की संभावना दिखती है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि शालाओं की स्थिति क्या है। खैर, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जानना है शिक्षण उपादान क्यों आवश्यक है। इससे संबंधित हमारे मन में प्रश्न जो बनते हैं वो सभी हमें अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। भाषा प्रयोगशालायां सामान्यतः टेप रिकॉर्डर यंत्राणां संख्या भवति। इनकी संख्या कितनी रख सकते हैं हम, कितने टेप रिकॉर्डर की? तो बृहदशाला में, अब ये बृहदशाला में कितने रख सकते हैं तो उसके लिए दिया गया है 15 से 70 या 78 इतने भी हम रख सकते हैं। ये भी कोई निश्चित नहीं है, इसमें कोई आकार तो दिया नहीं है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि इसमें ये फिक्स यही आएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री नास्ति। अब 4 सामग्रियों के नाम दिए हैं और ये दिया है कि दृश्य श्रव्य नहीं है। अब नहीं है तो जैसे वीडियो, मुक्त चलचित्रम, सिनेमा और प्रोजेक्टर, इनमें से कौन सी नहीं है? तो मुक्त चलचित्रम जो है वो दृश्य श्रव्य नहीं है भाई, वीडियो भी दृश्य श्रव्य है
सिनेमा भी दृश्य श्रव्य है और प्रोजेक्टर भी दृश्य श्रव्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामग्री का नाम और सामग्री का प्रकार ये एक दूसरे के प्रश्न और उत्तर में आते रहेंगे। यानी सामग्री का नाम प्रश्न में है तो फिर उसका उदाहरण जो रहेगा वो उत्तर में रहेगा। उदाहरण यदि प्रश्न में है तो वो किस श्रेणी में आएगी, दृश्य श्रेणी में आएगी कि श्रव्य श्रेणी में आएगी, ये उत्तर में दिया रहेगा। फिर और दूसरे ढंग से प्रश्न, कक्षा चौथी के लिए हमें पाठ प्रस्तुति देना है। प्रश्न का निर्माण हो रहा है, ये कक्षा चौथी के लिए पाठ प्रस्तुति देना है और उसके अंतर्गत हम सबसे उचित सामग्री मानेंगे। नीचे लिखा हुआ है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रयोगशाला। अब सही क्या है आप समझ गए होंगे मेरी बात को। सीधी सी बात है, 5वीं के नीचे के बच्चों को यदि दृश्य सामग्री रहेगी तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हमारा उत्तर दृश्य सामग्री में आना चाहिए। प्रयोगशाला के अंतर्गत भी वो ले सकते हैं और प्रयोगशाला के अंतर्गत न भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर बनेगा दृश्य सामग्री का। इस प्रकार से और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न में सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण उपादानमस्ति, या सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है कौन सी? तो उसके 4 उत्तर हैं, दृश्य उपादानम, श्रव्य उपादानम, दृश्य श्रव्य उपादानम और इनमें से कोई भी नहीं। अब इसमें हम सबसे उचित किसे मानेंगे? तो फिर स्वाभाविक है कि दृश्य श्रव्य, जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके, वो ज़्यादा उचित होती है। खाली देखने की रहेगी या खाली सुनने की रहेगी तो उनमें भी अंतर रहेगा। ठीक, हम इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर अभी समाप्त होता है।